हे एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा और आज जो हम लोग चैप्टर कवर करेंगे, एक्चुअली चैप्टर तो नहीं है, एक छोटा सा पार्ट है। कॉकरोच हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो 40-45 मिनट के अंदर मैंने पूरा बहुत अच्छे से डिटेल में कराया है। और हाँ, एनसीईआरटी का कुछ भी नहीं छूटा है। और उसी तरीके से आज हम लोग पूरा फ्रॉग करने वाले हैं। हम लोग हर एक चीज फ्रॉग के बारे में कर लेंगे। और जब भी आप फ्रॉग का सिस्टम पढ़िएगा, जैसे कि जब हम लोग डाइजेस्टिव पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी पढ़ेंगे, जितनी भी चीजें पढ़ेंगे, हमेशा खुद को ध्यान रखिएगा। जैसा ह्यूमन का होता है उसी तरीके से होता है। मुझे पता है आपको कॉकरोच हुआ, फ्रॉग हुआ, ये दोनों चीजें पढ़ने में थोड़ा सा लगता होगा कि छोड़ो जाने दो, क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन बहुत इजी है, ठीक है। मैंने पढ़ा, मैंने आपको पढ़ा, अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो मैं कह रही ना कि बहुत इजी है, ट्रस्ट में बहुत इजी। इसलिए नहीं बोल रही कि नहीं आप मेरा वीडियो देख लो, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इजी है, आप मेरा वीडियो देख लो, ऐसा नहीं है। मैंने पढ़ा, मेरे को भी लगता था कि नहीं ठीक है, नहीं समझ में आएगा, लेकिन कॉकरोच से भी ज्यादा इजी आपका फ्रॉग है। क्यों? क्योंकि रीजन ये है कि जैसा आप हो, ठीक, जैसा आप हो, आपके अंदर का जो भी आपके अंदर का डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, जो चीजें आप पढ़ोगे, ठीक है, एज इट इज थोड़ा बहुत लिंक आप कर लोगे वहां से, ठीक है। साथ ही साथ सर्कुलेशन पढ़ोगे, थोड़ा बहुत आप लिंक कर लोगे, मतलब ओवरऑल कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत लिंक करते हुए चलोगे। इसलिए आपका फ्रॉग कॉकरोच के कंपैरिजन में थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। एक और बात, मेरे को बताओ कि आप में से किसने जिसने अभी तक मेढक ही नहीं देखा है। मतलब बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सारी चीजें नहीं देखे होते हैं। तो आई होप आप में से बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा। नहीं देखा है तो मैं आज आपको मेढक दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके से अपना मेढक दिखता है। मेढक मीन्स फ्रॉग, है ना। मेढक मीन्स फ्रॉग। कुछ इस तरीके से अपना फ्रॉग दिखता है। ये है अपने फ्रॉग चाचा, ठीक। इसके बाद देखो, आपको कुछ नहीं रखना। आप या तो अपनी एनसीईआरटी खोल लो या तो कोई भी रफ पेपर लो, उसमें लिखते चलो। इसके अलावा कुछ नहीं, आपको कोई नोट्स नहीं बनाना, क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर मैं खुद नहीं जा रही, तो मैं आपको क्यों बोलूं जाने को। ऐसा कुछ मैं नहीं लिखा दे, ऐसा कुछ भी इस नोट्स में नहीं है जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, सॉरी मेंशन्ड नहीं है, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने कुछ अलग से बता दिया है। जो आपके एनसीईआरटी में लिखा है सब कुछ यहाँ पे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम लिंक दे दूंगी, आप वहां से मिल जाएगा। उसके अलावा आप अभी सिर्फ अपनी एनसीईआरटी बुक लेकर बैठो, बस आप अपने साथ अपनी एनसीईआरटी लेके बैठो, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉग देखो, फ्रॉग में दो चीजें तो आपको पता होगी। हम लोगों ने जब ब्रायोफाइटा किया था, प्लांट किंगडम पढ़ा था, तो उसमें मेरे को एक बात बताओ, ब्रायोफाइटा को क्या बोला जा रहा था। ब्रायोफाइट्स को बोला जा रहा था कि वो एम्फीबियन होते हैं प्लांट किंगडम के। क्यों बोला जा रहा था भाई? क्योंकि एक तो वो टेरेस्ट्रियल पे आ गए थे, ठीक, एक तो वो लैंड पे आ गए थे, है ना। साथ ही साथ लेकिन जब वही उनको फर्टिलाइजेशन की जरूरत पड़ती, जब उन्हें फर्टिलाइजेशन करना है तब उन्हें पानी की जरूरत पड़ रही थी। इसलिए ब्रायोफाइट्स को बोला गया था कि हाँ ब्रायोफाइट्स आपके एम्फीबियन है प्लांट किंगडम के, ठीक। तो आप समझो, तो एक्चुअल एम्फीबिया आपका कौन है भाई? आपका एक्चुअल एम्फीबिया क्या है? आपका फ्रॉग है। वो आपके क्लास एम्फीबिया के अंदर आपका फ्रॉग आता है, ठीक। क्लास है एम्फीबिया और साथ ही साथ फाइलम है कॉर्डेटा। क्लास एम्फीबिया, फाइलम कॉर्डेटा, बहुत सिंपल सा है, मुझे नहीं लगता आप भूलोगे। और एक और बात, जितनी चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, हर एक चीज हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, यार की पूरी कोशिश करेंगे कि यहीं पे याद करके जाए। एटलीस्ट गायो तो आपको क्लास के बाद ना करनी पड़े। आप 40 मिनट दे रहे हो मेरे को, 40 मिनट में मैं पूरा ट्राई करूंगी कि आपको याद हो जाए। देखो, मैं गारंटी नहीं लेती कि आपको 100% याद हो जाएगा, लेकिन 50-60% आपको यहाँ पे हो जाएगा। उसके जब भी कल आप फ्री हो, ठीक है, या फिर अभी रात को सोने से पहले एक बार और बुक रीड कर लेना। आपका 60-70 से आपका 80-90% हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन लगा लेना। क्वेश्चन लगा देने का एक बार वापस से रिवीजन कर लेना इसी वीक के अंदर, बस खत्म, आपका फ्रॉग खत्म। कोई भी चैप्टर इसी तरीके से पढ़ा करो। समझ में आ गया? देख लो, जो आपका फ्रॉग होता है, देखो हम लोग क्या होता है, हम लोग का जो बॉडी टेम्परेचर होता है, हम लोग का 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इतना आप सबको पता है कि हम लोग का बॉडी टेम्परेचर। अच्छा एक बात बताओ, आप में से कितने लोग को ऐसा लगता है, मे भी बहुत लोग को ऐसा नहीं पता होगा, लेकिन हम लोग के बॉडी जो टेम्परेचर है, ठीक, वो कॉन्स्टेंट है। करेक्ट, वो कॉन्स्टेंट है। हम लोग अपना टेम्परेचर नहीं चेंज कर सकते इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन जो मेंढक होता है वो अपना टेम्परेचर चेंज कर सकता है कि जैसा उसके आसपास का इन्वायरमेंट होगा वो उस तरीके से अपना टेम्परेचर चेंज कर सकता है थोड़ा बहुत, है ना। इसलिए जो भी आप जब भी पढ़ोगे, कोई भी एनिमल आप पढ़ोगे जो अपना टेम्परेचर, जिनके अंदर का बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रह रहा है, वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। इन्हीं को पोइकिलोथर्म्स बोला जाता है। कोल्ड ब्लडेड होते हैं, पोइकिलोथर्म्स बोला जाता है, ठीक। कौन से? जो अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रख पाते। लेकिन हम लोग वार्म ब्लडेड होते हैं। हम क्या होता है कि हम लोग के अंदर का जो बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। कितना है? 37 डिग्री है। यहां तक समझ में आ गया? अपने अंदर का टेम्परेचर, जो ह्यूमन बॉडी होती है उनका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। कितना होता है? 37 डिग्री होता है। इतना समझ में आ गया? तो जो आपके फ्रॉग हैं वो क्या है? वो आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। इतना समझ में आ गया? नेक्स्ट, जो आपके फ्रॉग होते हैं वो कैमोफ्लेज शो करते हैं। कैमोफ्लेज क्या है? कैमोफ्लेज ये है कि अगर वो हरी हरी घास पे जाएंगे वो हरे हो जाएंगे, वो मिट्टी पे जाएंगे वो मिट्टी कलर के हो जाएंगे। ऐसा वो कर क्यों रहे हैं?
यार कुछ तो उनके दिमाग में होगा ना, कुछ तो। आप बाहर निकलते हो, आप खूब अच्छे से रेडी होके निकल रहे हो, है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आप पार्टी में जा रहे हो तो आप कुछ साधु जैसा कपड़ा पहन के चले जा रहे हो, अगर आप किसी मंदिर में जा रहे हो तो वहां पे पार्टी जैसा कपड़े पहन के जा रहे हो, ऐसा तो नहीं है। आप ऑलरेडी माइंड में सेट होता है कि नहीं, मैं शादी में जा रहा हूं तो मेरे को बहुत अच्छे से कपड़ा पहन के जाना है ना, सूट, शेरवानी, लहंगा, जो कुछ भी आपको पहन के जाना है। उसी तरीके से, क्योंकि आपके माइंड में सेट है इसलिए आप ऐसा कर रहे हो, उसी तरीके से जो मेंढक होते हैं उनको भी खुद को प्रोटेक्ट करना होता है, जिसकी वजह से वो अपना कलर चेंज करते हैं। प्रोटेक्ट किससे? कहीं उनको सांप ना खा जाए, इसलिए वो क्या करते हैं, जब वो मिट्टी पे जाएंगे वो मिट्टी कलर के हो जाएंगे, जब वो ग्रास पे रहेंगे तब वो ग्रीन कलर के हो जाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं कि जो आपका फ्रॉग होता है वो आपका कैमोफ्लेज शो करता है। इतना समझ में आ गया। इसके बाद देखो, आपने कभी भी बहुत ज्यादा, देखो आप में से कुछ लोगों ने तो अभी तक फ्रॉग देखा ही नहीं होगा, तो मैं उनकी बात नहीं कर रही। अगर ऐसे लोग हैं जिन्होंने फ्रॉग नहीं देखा तो बात मेरी सुन लीजिए, और जिन्होंने देखा है तो आप एक बार बताओ, आप लोग फ्रॉग एक्चुअली देखते कब हो? जब बहुत ज्यादा बारिश का मौसम रहता है, ठीक है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है, तब आपके मेंढक निकलते हैं। उन्हें सावन का महीना सबसे अच्छा लगता है, वो सावन के टाइम पे निकलते हैं, जिस टाइम पे आपका बारिश हो रहा होता है। जब बहुत ज्यादा गर्मी होगी या फिर बहुत ज्यादा ठंडी हो रही होगी, उस टाइम पे भाई साहब मेंढक दिखने वाले नहीं है। जैसे आप लोगों ना, मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, आप खुद से रिलेट करना फ्रॉग को, ठीक है। जैसे आप लोगों, आपको पढ़ना है, आप रजाई के अंदर बैठे हो, आप निकल नहीं रहे हो, है ना, बहुत ज्यादा ठंडी आ गई, पढ़ाई लिखाई सब बंद है ना। तो इसी तरीके से मेंढक होते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी में, बहुत ज्यादा ठंडी में आपको नहीं दिखाई देते। इस टाइम पे वो क्या करते हैं, वो मिट्टी के अंदर, मिट्टी खोद खोद के खुद को उसके अंदर कवर कर लेते हैं, मिट्टी के अंदर चले जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अगर ऐसा वो समर में कर रहे हैं, गर्मियों के टाइम पे, तो बोलते हैं एस्टिवेशन, और अगर ऐसा वो विंटर में कर रहे हैं तो बोला जाता है हाइबरनेशन। एस्टिवेशन क्या है? एस्टिवेशन को समर स्लीप बोला जाता है और हाइबरनेशन को आपके विंटर स्लीप बोला जाता है। देखो, जो आपका फ्रॉग है, नॉट सीन ड्यूरिंग, ये पीई पीक है, फ्रॉग नॉट सीन ड्यूरिंग पीक समर और विंटर, ठीक है। जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी या बहुत ज्यादा ठंडी पड़ेगी, उस टाइम पे आपके मेंढक भाई नहीं दिखाई देते। समर में वो क्या करेंगे? एस्टिवेशन में चले जाएंगे, विंटर में हाइबरनेशन में। अब देखो, एस्टिवेशन एस है ना, तो यहां से आप ध्यान रखो कि एस है, एस, ठीक है। एस्टिवेशन का एस, समर, मतलब समर में एस्टिवेशन, विंटर में हाइबरनेशन, खत्म बात। दे टेक शेल्टर इन डीप बोरोज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम हॉट या कोल्ड। बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा ठंड से बचने के लिए वो क्या करते हैं, वो खुद को डीप बोरो, मतलब मिट्टी के अंदर बहुत बड़ा अंदर गड्ढा करके खुद को उसके अंदर छुपा लेते हैं। इसी को क्या बोला जाता है? एस्टिवेशन और हाइबरनेशन। एस्टिवेशन कब होगा? समर में। सवाल आ चुका है, एस्टिवेशन विंटर या समर। एस्टिवेशन मीन समर, एस एस, समझ में आ गया। इसके बाद देखो, जो इंडियन फ्रॉग है, जो हम लोग मेंढक देखते हैं, वो उसका नाम होता है अपना राना टिग्रीना। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, आपका मेल फीमेल दोनों अलग अलग होता है ना। मेल फीमेल, जो आप लोग मेंढक देखते हो तो बहुत ज्यादा टर टर की आवाज निकाल के चिल्लाते हैं, वो एक्चुअली फीमेल नहीं होते। नॉर्मली आप, मैंने बोला कि ह्यूमन से कंपेयर करो, बट यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है कि अपन में जो लड़कियां होती हैं वो बहुत ज्यादा चीखती चिल्लाती हैं, बट मेंढक के साथ क्या होता है कि जो मेल फ्रॉग है, उसने तो कहानी बदल दी। मेल फ्रॉग, जो आप टर टर की आवाज सुनते हो, वो आपके फीमेल फ्रॉग का नहीं होता, वो आपके मेल फ्रॉग का होता है, ठीक है, क्योंकि उनमें वोकल सैक्स प्रेजेंट होते हैं। ये अभी मैं आपको आगे पढ़ाने वाली हूँ। फीमेल्स में या तो नहीं प्रेजेंट होंगे या तो बहुत कम होते हैं, रूडिमेंट्री होते हैं। इतना समझ में आ गया। तो देखो, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होती है, मेल फीमेल फ्रॉग दोनों अलग अलग हैं। स्किन, आपने स्किन देखी है ना, अगर आपने मेंढक देखा होगा कभी, तो आपने इसकी स्किन देखी है। देखो, इसके लिए बहुत आपको डीप जाने की जरूरत नहीं है। आपने स्किन देखा होगा कि थोड़ा चिपचिपा आपको देखने में लगता है। क्यों उसका स्किन चिपचिपा है, क्यों स्मूथ है, क्यों स्लिपरी है? जस्ट बिकॉज उसके स्किन के ऊपर म्यूकस प्रेजेंट होता है, इसलिए उसकी स्किन स्मूथ और स्लिपरी होती है। अगर बात करी जाए कलर की, तो जो आपका फ्रॉग है, फ्रॉग का दो कलर आएगा। डॉर्सल साइड पे ऑलिव ग्रीन कलर देखने को मिलता है, ये देखो, ये रहा डॉर्सल साइड। डॉर्सल साइड में ये तो लाइट ग्रीन है, बट ये ऑलिव ग्रीन कलर का होता है, और इस तरीके के कुछ पैचेस प्रेजेंट होते हैं। और ये जो वेंट्रल साइड है, ये वाला, ये देखो, ये डॉर्सल साइड, ठीक है, ये वेंट्रल साइड। तो डॉर्सल साइड पे आपको क्या दिख रहा है? एक तो डॉर्सल साइड पे आपको ऑलिव ग्रीन दिख रहा है, साथ ही साथ कुछ इरेगुलर पैचेस प्रेजेंट होते हैं। उसी के साथ जो आपका वेंट्रल साइड है वो पेल येलो कलर का होता है, हल्के येलो कलर का होता है। इतना समझ में आ गया। देखो, कलर डॉर्सल साइड पे ऑलिव ग्रीन है, डार्क इरेगुलर स्पॉट्स है, वेंट्रल साइड पे पेल येलो कलर की। अब एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं हम लोगों ने बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है। देखो, तो जो अपना फ्रॉग है, मेरे सामने देख करके एक बार रिवाइज कर लो। जो अपना फ्रॉग है, अगर आपको देखो, अगर आपको चीजें नहीं भी समझ में आ रही है ना, तो मैं बोल रही ना एक बार कि मेरे सामने देख करके मेरे साथ साथ बोलो। जो चीज मिस हो जाए, या तो मैं रिपीट कर ही रही हूं, अदरवाइज आप उसको यहां से चेक कर लो, ठीक।
देखो जो आपका फ्रॉग है, फ्रॉग का क्या था क्लास, फ्रॉग का क्लास है एम्फीबिया, क्या है फाइलम, फाइलम है कॉर्डेटा। अगर बात करी जाए फ्रॉग की, तो फ्रॉग क्या करते हैं, फ्रॉग कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, वो अपने अंदर का टेम्परेचर, अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रख पाते, इसलिए उसे कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहा जाता है, या उसे को दूसरा टर्म दिया गया पोइकिलोथर्म्स। इसके अलावा फ्रॉग क्या करते हैं, फ्रॉग आपके कैमोफ्लेज शो करते हैं, कैमोफ्लेज शो करते हैं, मतलब क्या है कि अपना कलर वो चेंज कर सकते हैं, है ना, क्यों, क्योंकि उनको खुद को प्रोटेक्ट करना है ना, वो खाए ना चले जाएं, उनको सांप आकर के खा ना ले, तो उनको खुद को प्रोटेक्ट करना है, जिसकी वजह से वो कैमोफ्लेज शो करते हैं। और साथ ही साथ जब बहुत ज्यादा गर्मी होगी, बहुत ज्यादा ठंड होगी, उस टाइम पे भी आपको फ्रॉग्स नहीं दिखाई देंगे, क्यों, क्योंकि इस टाइम पे वो बहुत गहरा गड्ढा बना लेते हैं, डीप बरो बना लेते हैं सॉइल के अंदर, और समर स्लीप या विंटर स्लीप पे चले जाते हैं अकॉर्डिंग। अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है समर में वो एस्टिवेशन करेंगे, और अगर विंटर है तो हाइबरनेशन में चले जाते हैं। हाइबरनेशन को विंटर स्लीप बोला जाता है, एस्टिवेशन को समर स्लीप बोला जाता है। साथ ही साथ जो आपका फ्रॉग है, इंडिया में जो फ्रॉग पाया जाता है वो आपका स्पीसीज है राना टिग्रीना। जो आपका फ्रॉग है, मेल फ्रॉग फीमेल फ्रॉग दोनों डिफरेंट होता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पूरी बहुत अच्छे तरीके से होती है। मेल फ्रॉग आपका अलग होता है, फीमेल फ्रॉग आपका अलग होता है। अगर बात करें कलर की, तो जो कलर होता है, जो फ्रॉग का डॉर्सल सरफेस है, ऊपर वाला सरफेस है, वो एक तो आपका ऑलिव ग्रीन कलर का होता है, साथ ही साथ उसके ऊपर यहाँ पे कुछ इरेगुलर पैचेस प्रेजेंट होते हैं, इस साइड डॉर्सल साइड पे। और जो वेंट्रल सरफेस होगा, वेंट्रल सरफेस आपका किस तरीके का होगा, पेल येलो कलर का होगा। इतना समझ में आ गया, पेल येलो कलर का होगा। और साथ ही साथ आपने क्या देखा है कि जो आपका फ्रॉग होता है, फ्रॉग की जो स्किन होती है वो चिपचिपी सी होती है ना, स्मूथ होती है, स्लिपरी होती है, जस्ट क्योंकि उनके स्किन के ऊपर म्यूकस प्रेजेंट होता है, इसलिए उनकी स्किन स्मूथ होती है, स्लिपरी होती है, क्योंकि उनके स्किन के ऊपर म्यूकस प्रेजेंट है। इतना समझ में आ गया। इसके बाद देखो, जो बॉडी होती है उसमें कोई नेक नहीं होती। हम लोगों ने कॉकरोच में क्या देखा था कि कॉकरोच में नेक थी, ठीक। तो जो मेंढक है, जो आपका फ्रॉग है, उसके पास ना तो नेक है ना तो टेल है। दो पार्ट्स कौन कौन से, एक है आपका हेड, एक है आपका ट्रंक। यहाँ पे उसकी ये आपकी ईयर सॉरी आई, क्या मेरा दिमाग काम कर रहा है, ये आई होती है, ठीक, आंख होती है। आई के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन का नाम है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। ध्यान रखिएगा कौन सी मेम्ब्रेन है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। क्या करती है ये आई को कवर करती है और आई को प्रोटेक्ट करती है। जब आपका फ्रॉग पानी के अंदर होता है तो पानी अंदर ना चला जाए, इसलिए ये जो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है ये आईज को प्रोटेक्ट करती है, जब आपका फ्रॉग कहां पे होता है, पानी के अंदर होता है। ये जो दिख रहा है ये आपका नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल वन पेयर, एक सेम अपने जैसा सोच लो भाई, अपने भी दो नॉस्ट्रिल होते हैं एक्सटर्नल, तो वैसा ही फ्रॉग में भी दो नॉस्ट्रिल्स होते हैं, वन पेयर नॉस्ट्रिल होता है। आगे के जो पैर है वो फोर लिम्ब है, जो पीछे के है वो हाइंड लिम्ब है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, जो फोर लिम्ब है, जो हाइंड लिम्ब है, हाइंड लिम्ब अपने जैसे 5 उंगलियां हैं, तो हाइंड लिम्ब में 5 उंगलियां हैं, और कैसी वेब्ड है, जाल बना रही है इस तरीके से। ये आपको दिख रहा है थोड़ा बहुत, ये दिख रहा है आपको, जैसे मान लो ये उंगलियां हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से ये वेब्ड होती हैं, जाल, जाल समझते हो ना, इतना तो समझते होगे। तो ये वेब्ड होती हैं यहाँ पे, क्यों वेब्ड है, क्योंकि उनको स्विमिंग करनी होती है ना पीछे, तो वो इसलिए उनका जो हाइंड लिम्ब है वो वेब्ड होता है, क्योंकि जिससे कि उनको स्विमिंग में हेल्प मिल सके। और उसी के साथ साथ देखो, हाइंड लिम्ब में 5 डिजिट है, बट जो फोर लिम्ब है उसमें 4 डिजिट ही है। ध्यान रखना, फोर लिम्ब 4 डिजिट, 4 कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 4 लिम्ब 4 डिजिट। समझ में आ गया। एक बात हमेशा समझना कि जो हाइंड लिम्ब है, जो पीछे वाला है, यहाँ पे क्या, पीछे वाला जो लिम्ब है, हाइंड लिम्ब लार्जर है और मस्कुलर है, लार्जर है मस्कुलर है, लेकिन जो फोर लिम्ब है एक तो उसमें 4 डिजिट है। अब एक बात याद रखना कि जो मेल फ्रॉग होता है, सिर्फ और सिर्फ मेल फ्रॉग, जो मेल फ्रॉग होता है उसमें कपुलेटरी पैड प्रेजेंट होता है। कहाँ पे, फर्स्ट डिजिट पे, जो पहला होता है फर्स्ट डिजिट, उस पर कपुलेटरी पैड प्रेजेंट होता है, जो कि आपका फीमेल फ्रॉग में एब्सेंट होता है। क्या देखा हम लोगों ने, फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब, फोर लिम्ब 4 डिजिट, ठीक, उसमें कपुलेटरी पैड है, किसमें, मेल फ्रॉग में है, और कपुलेटरी पैड पहले डिजिट पे होता है। कपुलेटरी पैड कहाँ पे है, फर्स्ट डिजिट पे है। और अगर हाइंड लिम्ब की बात करी जाए तो हाइंड लिम्ब एक तो आपकी वेब्ड होती है और 5 डिजिट है, उसमें 5 उंगलियां हैं और लार्जर होती हैं और मस्कुलर है। साथ ही साथ 1 पेयर नॉस्ट्रिल है। आंख के ऊपर एक मेम्ब्रेन पाई जा रही है जिसको निक्टेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। वो क्या कर रही है, वो जब आपका फ्रॉग पानी में जाता है तो उसको प्रोटेक्ट करती है वो मेम्ब्रेन, ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन आपका आंख के ऊपर प्रेजेंट होती है। साथ ही साथ क्या आपके, जैसे आपने तो बोल दिया मैम कि सब कुछ ह्यूमन जैसा है, क्या इनके पास, अपने पास एक्सटर्नल ईयर्स है, क्या फ्रॉग के पास एक्सटर्नल ईयर्स है, नहीं, फ्रॉग के पास एक्सटर्नल ईयर्स नहीं पाया जाता। फ्रॉग के पास टिम्पैनम प्रेजेंट होता है और इंटरनल ईयर भी होता है, बट फिलहाल आप याद रखो टिम्पैनम होता है। टिम्पैनम कैसा है, टिम्पैनम मेम्ब्रेनस है, कोई एक्सटर्नल ईयर नहीं होता, टिम्पैनम प्रेजेंट होता है जो कि आपका मेम्ब्रेनस है। इतना समझ में आ गया। तो देखो, बॉडी हेड एंड टंग में डिवाइड है,
ईयर क्या है? टिम्पैनम है। टिम्पैनम क्या? वही जो आपका कान क्या काम करता है भैया? कान आपका सुनने का काम करता है ना, तो टिम्पैनम क्या कर रहा है? रिसीव साउंड सिग्नल्स। लिम्स किस में हेल्प करेंगे? लिम्स स्विमिंग में, बोरोइंग में, लीपिंग। ये क्या है? लिपिंग क्या होता है? लिपिंग मतलब आपने देखा होगा कि मेंढक ऐसे थोड़ा थोड़ा सा छलांग मारते हैं, तो वही उसी को लिपिंग कहा जाता है। साथ ही साथ वॉकिंग में भी हेल्प करते हैं। इतना समझ में आ गया? एक बार देख लो। आंख है, आंख के ऊपर निग्लेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। क्या कर रही है? वाटर से प्रोटेक्ट, वाटर में आंख को प्रोटेक्ट कर रही है। वन पेयर नॉस्ट्रल्स है। फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब। फोर लिम्ब मतलब आगे वाला लिम्ब। फोर लिम्ब में कितने डिजिट है? फोर लिम्ब, 4 डिजिट्स, खत्म। मेल्स में जो फोर लिम्ब है उसके पहले डिजिट, ये पहले डिजिट पे क्या होता है? कपुलेटरी पैड प्रेजेंट था, जो कि फीमेल फ्रॉग में अब्सेंट था। ध्यान रखिएगा, कपुलेटरी पैड मेल फ्रॉग में होता है, फीमेल फ्रॉग में अब्सेंट होता है। हाइंड लिम्ब की बात करी जाए, हाइंड लिम्ब में आपके 5 डिजिट है। 5 डिजिट है, कैसे हैं? एक तो वो आपके वेब्ड है, जाल बनाए हुए हैं, है ना, वेब्ड है, और साथ ही साथ बड़े हैं और मस्कुलर है, बड़े हैं और मस्कुलर है। और एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है, एक्सटर्नल ईयर नहीं होता, वहां उसकी जगह पे टिम्पैनम होता है, जो कि सुनने का काम करता है, और टिम्पैनम आपका मेम्ब्रेनस है। ये हो गया। इसके बाद देखो, जैसे आप पानी पीते हो वैसा फ्रॉग पानी नहीं पीता, भले वो पानी में रहता है। फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर, फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर। वो अपने स्किन के थ्रू पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। यार जब आपके पास, आप इतने आलसी हो सकते हो, तो फ्रॉग आलसी क्यों ना हो? उसके पास तो भैया उतने फीचर्स हैं, है ना। आपको आलस आता है, आप पानी नहीं पीते। फ्रॉग को आलस आता है, वो ऐसा नहीं है, उसने खुद को उस तरीके से भगवान ने उसको बनाया ही है। वो आपके जैसा आलसी नहीं है। वो क्या करता है? उसको पानी नहीं पीना है, वो क्या करता है? वो अपने स्किन से ही पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। फ्रॉग में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होती है, वो मैंने आपको बता दिया। मेल फ्रॉग अलग है, फीमेल फ्रॉग अलग है। मेल फ्रॉग में क्या होता है? मेल फ्रॉग में आपके वोकल सैक्स प्रेजेंट होते हैं, जो आपका टर टर में ढक करता है वो आपका मेल फ्रॉग होता है। और वोकल सैक्स आपके फीमेल फ्रॉग में या तो अब्सेंट होंगे या तो बहुत कम होते हैं, ठीक है, बहुत कम होते हैं। कपुलेटरी पैड मैंने आपको पहले बता दिया, कपुलेटरी पैड कंप्लीटली फीमेल में आपके अब्सेंट होते हैं। फोर लिम्ब की पहली डिजिट पे आपके कौन प्रेजेंट था? कपुलेटरी पैड आपका प्रेजेंट था। तो जो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, फटाफट से एक बार बता दो मेरे को, जो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है उसमें आप कैसे बताओगे कि ये मेल फ्रॉग है, ये फीमेल फ्रॉग है? तो जो आपका मेल फ्रॉग है, मेल फ्रॉग पे दो चीजें प्रेजेंट है। कौन कौन सी? वोकल सैक प्रेजेंट है और कपुलेटरी पैड प्रेजेंट है, खत्म। जो वोकल सैक है वो आपके फीमेल में या तो होगा ही नहीं या तो रुडिमेंट्री होगा। बट जो कपुलेटरी पैड है वो आपके फीमेल फ्रॉग में कंप्लीटली एब्सेंट है, वो होता ही नहीं है। कपुलेटरी पैड मतलब आपका मेल में ही है, फीमेल में आपको एब्सेंट है। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे एनाटॉमी की। क्या? डाइजेशन, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल, रिप्रोडक्शन। मैंने बोला ना इजी है। हम लोगों में क्या अलग अलग पूरा चैप्टर दिया हुआ है, लेकिन फ्रॉग में देखो, फ्रॉग में एक ही चैप्टर के अंदर हर एक चीज दे दी गई है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये चीज आपकी इजी है। इतना आपको समझ में आया? तो चलो एक एक करते हैं। पहले हम लोग ब्रीदिंग करेंगे, फिर डाइजेशन करेंगे, है ना। ब्रीदिंग थोड़ा इजी है, आपको मजा आएगा, फिर थोड़ा धीरे धीरे टफ के साइड जाएंगे। तो देखो, जो रेस्पिरेशन है आपका, कैसे आपका फ्रॉग रेस्पायर कर रहा है। तो एक आपका फ्रॉग आपको पता है लैंड पे भी रह रहा है, आपका वाटर पे भी रह रहा है। तो जब आपका फ्रॉग वाटर में रहता है, मतलब जब वो पानी के अंदर है, तो वो क्या करता है? वो पानी के अंदर है, उसके पास भगवान ने बहुत सारे फीचर्स दिए हैं। एक तो वो पानी नहीं पी रहा है, पानी के अंदर है लेकिन पानी नहीं पी रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी स्किन से ही आधे से ज्यादा काम हो जा रहा है। उसकी स्किन वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो उसे पानी पीने की जरूरत नहीं है। दूसरा, स्किन से ही उसका रेस्पिरेशन हो जा रहा है। कब? जब आपका फ्रॉग वाटर में है, तो स्किन से ही उसका रेस्पिरेशन होता है, डिफ्यूजन के थ्रू। और इस तरीके के रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। जब वो पानी में है, स्किन से रेस्पिरेशन कर ले रहा है। इसी तरीके से जब वो समर स्लीप और विंटर स्लीप पे गया, मतलब जब वो एस्टिवेशन पे है और हाइबरनेशन पे, उस टाइम पे भी वो क्या करेगा? स्किन से ही रेस्पिरेशन करेगा। तो स्किन से दो टाइम पे रेस्पिरेशन करा है। कब कब? एक तो जब वो वाटर में है और दूसरा जब वो एस्टिवेशन या हाइबरनेशन में है। इतना समझ में आ गया? अब देखो, जब वो आपका लैंड पे है तो तीन तरीके से करेगा। स्किन फिक्स है, लंग्स से करेगा और बक्कल कैविटी से करेगा। स्किन, बक्कल कैविटी एंड लंग्स। अब जब वो लंग्स से रेस्पिरेशन करेगा तो इस टाइप के रेस्पिरेशन को पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहा जाता है। अब लंग्स कहाँ होता है? ऑब्वियस है। आपका लंग कहाँ है? आपका लंग आपके पैर में थोड़े है, तो उसी तरीके से मेढक का भी लंग अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है, ट्रंक के। तो लंग्स आपका कहाँ है? लंग्स आपके प्रेजेंट इन अपर पार्ट ऑफ ट्रंक। ट्रंक के अपर पार्ट में आपका लंग्स प्रेजेंट होता है। लंग्स से जो रेस्पिरेशन होता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। लंग आपका है कैसा? लंग्स आपका कैसा होता है? लंग आपका वन पेयर है, इलोंगेटेड है, पिंक कलर का है और सैक लाइक है, पिंक कलर का होता है आपका लंग्स, ठीक है। अब देखो क्या होता है, एयर है, एयर
नॉस्ट्रिल में गई, नॉस्ट्रिल से बक्कल कैविटी में गई, बक्कल कैविटी से लंग्स में चली जाती है। सिंपल सा फंडा है ना। एयर नॉस्ट्रिल में गई, नॉस्ट्रिल से बक्कल कैविटी में गई, बक्कल कैविटी से लंग्स में चली गई। आपको सिंपल क्या ध्यान रखना है, फटाफट से मेरी तरफ देखो, एक बार रेस्पिरेशन रिवाइज कर लो। देखो रेस्पिरेशन, जो आपका फ्रॉग है जब वो पानी में है, ठीक है, तब वो किससे रेस्पिरेशन कर रहा है, स्किन से कर रहा है। जब वो हाइबरनेशन या एस्टिवेशन में है तब भी वो स्किन से रेस्पिरेशन कर रहा है। और जब वो लैंड पे है तब वो 3 तरीके से रेस्पिरेशन कर रहा है, स्किन, बक्कल कैविटी एंड लंग्स। लंग्स कैसा है, लंग्स 2 लंग्स हैं, कैसे हैं, इलोंगेटेड हैं, सैक लाइक है और पिंक कलर के हैं, है ना। और कहां पे प्रेजेंट है, ट्रंक के ऊपरी हिस्से में, अपर पार्ट ऑफ ट्रंक आपका क्या प्रेजेंट है, आपका लंग्स प्रेजेंट है। अब अगर बात करी जाए डाइजेशन की, ठीक है, आपका रेस्पिरेशन खत्म हो गया, अब आता है आपका डाइजेशन। तो जो आपके फ्रॉग्स होते हैं वो आपके कार्निवोर होते हैं। कार्निवोर मतलब इंसेक्ट खाते हैं छोटे मोटे, उनके पास प्री डाइजेस्टेड मटेरियल आता है ना। तो जब भी कोई भी एनिमल आपका कार्निवोरा होगा, ठीक है, कार्निवोरा होगा मतलब मांस खाने वाला, है ना, कार्निवोरा होगा, तो उस टाइम पे उसकी एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट होगी, क्योंकि जब आप घास फूस खाते हो तो आपको सेलुलोज डाइजेस्ट करना होता है, जिसके लिए आपकी एलिमेंट्री कैनाल को इतनी बड़ी भगवान ने बनाया है। लेकिन जो कार्निवोर एनिमल्स होते हैं उनके पास प्री डाइजेस्टिव मटेरियल आता है, इसलिए उनकी एलिमेंट्री कैनाल उनकी इसलिए शॉर्ट होती है, क्योंकि उनको इतना काम नहीं करना है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करी जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 चीजें, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब देखो जो इनकी टंग होती है वो बाइलोब्ड टंग है। क्या कर, अब जैसे आप हो, आप अपने हाथ से खाना खा ले रहे हो, फ्रॉग ऐसा नहीं करता। फ्रॉग क्या करता है, फ्रॉग अपने टंग को बाहर निकालता है, फूड को कैप्चर करता है, फूड को अपने माउथ में लेकर के आता है। अब यहां से एक बात देखो कैसे काम होता है। टंग क्या किया आपका, टंग आपका फूड को ले आया अंदर, फूड गया आपका माउथ में। देखो फूड का डाइजेशन हम लोग बाद में देखने, पहले हम लोग एलिमेंट्री कैनाल को समझते हैं। तो देखो पहले होता है आपका माउथ, माउथ के बाद होता है आपका बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के बाद है आपका फेरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स के बाद होता है आपका ओइसोफेगस। और इनकी ओइसोफेगस कैसी है, ओइसोफेगस कैसी है, ओइसोफेगस इनकी शॉर्ट है, ट्यूबुलर है, ठीक है, शॉर्ट है और ट्यूबुलर है। ओइसोफेगस के बाद क्या आता है, ओइसोफेगस के बाद आता है स्टमक, स्टमक के बाद आता है ड्यूडेनम, ठीक है, ड्यूडेनम। इसके बाद आता है आपका रेक्टम, फिर क्लोएका, ठीक है। जैसे ह्यूमन में एनस होता है उसी तरीके से यहाँ पे क्लोएका होगा। खत्म। अब देखो क्या 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 है, माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ओइसोफेगस, स्टमक, ड्यूडेनम, रेक्टम एंड क्लोएका। एक बार फटाफट से मेरे साथ बोल दो, माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ओइसोफेगस, स्टमक, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन आता है, जिसमें क्या है, स्टमक के बाद ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम के बाद क्या है, रेक्टम है, रेक्टम के बाद क्या है, क्लोएका है। अब देखो अब यहां से क्या होता है, एक बात बताओ मेरे को, लिवर क्या करता है, लिवर आपका बाइल सिक्रीट किया। अब ये बाइल स्टोर कहां होता है, इन सबका काम है अभी, है ना, इसलिए बताया बाइल स्टोर कहां होता है, बाइल आपका स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, ठीक है। बाइल कहां स्टोर हो गया आपका, गॉल ब्लैडर में। इतना समझ में आ गया। और बाइल करता क्या है आपका, बाइल आपके फैट को इमल्सिफाई करता है, मतलब फैट को ब्रेक डाउन करता है। अब एक बात और बताओ, जो आपका पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज क्या सिक्रीट करता है, पैंक्रियाज सिक्रीट करता है पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट कर दिया। इतना समझ में आ गया। अब मेरी बात सुनो, देखो जब खाना टंग से मेढक ने अंदर ले लिया तो फूड कहां आ गया, फूड आ गया माउथ में, माउथ से फूड गया बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी से गया फेरिंग्स में, फेरिंग्स से गया ओइसोफेगस में, फिर आया स्टमक में। स्टमक में डाइजेशन फ्रॉग की स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, स्टमक से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। और कौन हेल्प करता है, HCl और गैस्ट्रिक जूसेस, HCl और गैस्ट्रिक जूसेस, यहीं पे आपका स्टमक में डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। इतना समझ में आ गया। कौन था स्टमक में, HCl प्रेजेंट था और गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट था। इसके बाद क्या होता है, क्या स्टमक में सब कुछ डाइजेस्ट हो गया, नहीं, स्टमक में सिर्फ डाइजेशन स्टार्ट हुआ है, डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो थोड़ा मोड़ा डाइजेशन होगा, जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड होगा, जिसको अब हम लोग फूड ना कह करके काइम कह रहे हैं, ठीक है, पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है, जैसा आपका ह्यूमन फिजियो में आप डाइजेशन में पढ़ोगे, खैर अब तो नहीं पढ़ोगे,
तो जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है उसी को काइम कहा जाता है। जैसे हम लोगों ने खाना खा लिया, ठीक, खाना आपका कहाँ पे डाइजेस्ट हो रहा है फ्रॉग के अंदर, कहाँ पे हो रहा है, आपका स्टमक में हो रहा है। क्या स्टमक में कंप्लीट डाइजेशन हो गया? नहीं, स्टमक में सिर्फ डाइजेशन स्टार्ट हुआ है, कंप्लीट डाइजेशन होगा ड्यूडेनम में होगा। तो स्टमक से जो खाना अब ड्यूडेनम में जा रहा है ये पार्शियली डाइजेस्टेड होगा, थोड़ा मोड़ा डाइजेस्ट ऑलरेडी हो चुका है। तो इस टाइम पे फूड को फूड ना कह करके उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है काइम। अब काइम क्या किया, अब वो गया ड्यूडेनम में। तो अब सुनो, अब ड्यूडेनम में क्या हुआ, ये जो बाइल था जो गाल ब्लैडर में कलेक्ट हुआ था, स्टोर हुआ, तो ये गाल ब्लैडर से बाइल आता है ड्यूडेनम में और यहां से पैंक्रियाटिक जूस आता है ड्यूडेनम में। किसके थ्रू आ रहे हैं ये, इस डक्ट को कहा जाता है कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है ना। तो क्या हुआ, गॉल ब्लैडर से आपका बाइल आ गया और पैंक्रियाटिक जूस भी आ गया आपका कॉमन बाइल डक्ट से, कहां आ गया, ड्यूडेनम में। अब क्या होगा, जब ये दोनों बाइल आकर के फैट का डाइजेशन कराएगी, फैट को ब्रेक डाउन कराती है, और जो पैंक्रियाटिक जूस है ये आपका किसका डाइजेशन कराते हैं, पैंक्रियाटिक जूस आपका प्रोटीन का कराएंगे, कार्बोहाइड्रेट का कराएंगे। इस तरीके से डाइजेशन ड्यूडेनम में आकर के डाइजेशन कंप्लीट होती है। और साथ ही साथ अब डाइजेशन तो कंप्लीट हो गई, खाना एब्जॉर्ब कैसे होगा, तो ड्यूडेनम पे क्या होता है, विलाई और माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं जो कि सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं और जो फूड है उसको एब्जॉर्ब करा देते हैं। क्या सारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है? नहीं, सारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। जो कुछ अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल होते हैं वो रेक्टम में चले जाते हैं, रेक्टम से क्लोएका, क्लोएका से बाहर चले जाते हैं। सिंपल। क्या सा हुआ, फूड माउथ में आया, वहां से बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्टमक में आपका डाइजेशन स्टार्ट हो गया। स्टमक में डाइजेशन स्टार्ट हो गया, स्टमक में क्या था, HCl था, गैस्ट्रिक जूस था, इतना समझ में आ गया। अब अनडाइजेस्ट जो थोड़ा पार्शियली डाइजेस्टेड फूड था जो कि स्टमक में डाइजेशन स्टार्ट हो चुका था, तो जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है जिसको अब काइम कहा जा रहा है वो ड्यूडेनम में पहुंचता है। तो ड्यूडेनम में क्या होता है, ड्यूडेनम में आपका लिवर ने सिक्रीट किया था बाइल स्टोर हुआ था गॉल ब्लैडर में। तो ड्यूडेनम में क्या होता है, गॉल ब्लैडर से बाइल आपका ड्यूडेनम में आता है कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू, और साथ ही साथ पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस भी आ जाता है आपका ड्यूडेनम में कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू और डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि ये जो बाइल है ये बाइल आपका फैट को ब्रेक डाउन करेगा और जो पैंक्रियाटिक जूस है ये किसको डाइजेस्ट करेगा, ये कार्ब्स को करेगा और साथ ही साथ प्रोटीन को करेगा। अब क्या होता है, ड्यूडेनम में आपका डाइजेशन कंप्लीट हो गया, ड्यूडेनम में आपका डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही साथ जो विलाई और माइक्रोविलाई प्रेजेंट थे आपके ड्यूडेनम की इनर लेयर पे, वो क्या करते हैं, फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब क्या हुआ, जो कुछ फूड बचा जो कि डाइजेस्ट हुआ ही नहीं, अनडाइजेस्टेड जो सॉलिड वेस्ट बचा वो ड्यूडेनम से रेक्टम में चला जाता है, रेक्टम से क्लोएका और क्लोएका से बाहर की दुनिया में पहुंच जाता है। हो गया इतना। अब एक बार रिवाइज कर लो, एक मिनट। देखो डाइजेशन कैसा है, डाइजेशन एक मिनट, एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट है क्योंकि फ्रॉग कार्निवोरा होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीजें, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। फूड किसने कैप्चर किया, फूड कैप्चर्ड बाय लोब्ड टंग, वहां से फूड गया माउथ में, माउथ से गया बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी से गया फेरिंग्स में, फेरिंग्स से ओइसोफेगस में, ओइसोफेगस से चला गया स्टमक में। अब स्टमक में क्या होता है, डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, स्टमक में डाइजेशन स्टार्ट हो गई। क्यों, क्योंकि स्टमक में कौन हेल्प किया, स्टमक में HCl और गैस्ट्रिक जूस ने मिलकर के डाइजेशन कराने में हेल्प किया और स्टमक में डाइजेशन स्टार्ट हो गई। अब जो स्टमक में खाना डाइजेस्ट हो रहा है क्या वो कंप्लीट डाइजेशन हो गया, नहीं, स्टमक में कुछ पार्शियली डाइजेशन होता है। तो जो स्टमक से अब खाना जाएगा इंटेस्टाइन में वो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होगा जिसको काइम कहा जा रहा है, और यही काइम पहुंचता है आपका ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में क्या होता है, आपका काइम पहुंच गया, क्या वो खुद डाइजेस्ट हो जाएगा, नहीं, बहुत सारी चीजें होंगी काइम में। आपका फैट प्रेजेंट होगा, आपका कार्ब्स होगा, प्रोटीन होगा, बहुत सारी चीजें होती है, उसका ब्रेकडाउन कौन कराएगा, तो जिस बाइल को लिवर ने सिक्रीट किया था, गाल ब्लैडर ने स्टोर किया था, वो बाइल फैट को इमल्सिफाई करेगा। वो बाइल क्या करता है, ड्यूडेनम में आता है और साथ ही साथ पैंक्रियाटिक जूस भी आपका ड्यूडेनम में आता है, और ये बाइल और पैंक्रियाटिक जूस मिल करके डाइजेशन कंप्लीट करवा देते हैं। तो ड्यूडेनम में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है और ड्यूडेनम की इनर वॉल पे विलाई एंड माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं जो कि एब्जॉर्ब करते हैं डाइजेस्टेड फूड को। अब क्या, फूड का डाइजेशन हो गया, अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट है, वो रेक्टम में जाता है, रेक्टम से क्लोएका, क्लोएका से बाहर निकल जाता है। क्लोएका क्या है, क्लोएका से एक तो आपका फीकल मैटर बाहर जाएगा, क्लोएका से आपका यूरिन बाहर जाएगा, साथ ही साथ जो मेल्स होते हैं, जो मेल फ्रॉग है उसमें जो स्पर्म है, स्पर्म वो भी आपका क्लोएका से ही बाहर जाएगा। अभी अगर आपको नहीं याद हो रहा कोई बात नहीं, इसके बाद जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन पढ़ेंगे वहां पे भी, और जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे वहां पे भी हम लोग देखेंगे
कि जो मेल होता है, मेल्स के अंदर कोई और डक्ट नहीं होती है स्पर्म पास आउट करने के लिए, इसलिए क्लोएका ही एक ऐसा होता है जहां से स्पर्म, फीकल मैटर, यूरिन, हर एक चीज बाहर जा रही है। बट जो फीमेल होता है, फीमेल में ओविडक्ट अलग से होती है और क्लोएका अलग से है। इतना समझ में आ गया? ये था आपका अभी तक का डाइजेशन। हम लोगों ने डाइजेशन कर लिया, हम लोगों ने रेस्पिरेशन कर लिया है। इसके बाद जो आता है आपका, वो है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेशन में क्या है? सर्कुलेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो आपका कॉकरोच था, कॉकरोच में सर्कुलेशन कैसा था? कॉकरोच में सर्कुलेशन आपका ओपन टाइप का था, बट जो आपका फ्रॉग है उसमें सर्कुलेशन हम लोगों जैसा है। हम लोगों में कैसा होता है? हम लोगों में क्लोज टाइप है, उसी तरीके से फ्रॉग में भी सर्कुलेशन क्लोज टाइप है। ठीक है, क्लोज टाइप है। किस तरीके का है? सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप का, एक तो वैस्कुलर सिस्टम और दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम। वैस्कुलर सिस्टम भी है फ्रॉग में, लिम्फेटिक सिस्टम भी है। वैस्कुलर सिस्टम में क्या क्या होगा? नाम से क्या समझ में आ रहा है? वैस्कुलर सिस्टम में एक तो आपका हार्ट होगा, ठीक, हार्ट है, दूसरा ब्लड वेसल होगी और आपका ब्लड होगा। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होगा? नाम से क्या समझ में आ रहा है भैया? नाम से लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ होगा, और लिम्फ कहां पे फ्लो कर रहा होगा? उसके लिए कुछ चैनल्स होंगे और नोड्स होंगे। ये जो नोड्स हैं आपकी बॉडी में भी अलग अलग जगह पे प्रेजेंट होते हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम में तीन चीजें कौन कौन सी? लिम्फ, चैनल एंड नोड्स। लिम्फ नोड्स, लिम्फ चैनल एंड लिम्फ। और साथ ही साथ वैस्कुलर सिस्टम में क्या क्या है? वैस्कुलर सिस्टम में आपका हार्ट है, ब्लड वेसल्स है और आपका क्या है? और आपका ब्लड है। ब्लड में क्या क्या? जैसे आप सिर्फ जो आपको अपना ध्यान है थोड़ा मोड़ा उससे लिंक कर लो, आपको याद हो जाएगा। ब्लड कैसा? सेल्स, प्लाज्मा। ब्लड में क्या क्या है? सेल्स में और प्लाज्मा है। कौन कौन से सेल्स? आप में कौन कौन सी होती है? फटाक से बताओ। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तीनों चीजें हैं आपकी कहां पे? फ्रॉग की सेल्स में। साथ ही साथ प्लाज्मा है। जो फ्रॉग की आरबीसी है वो न्यूक्लिएटेड है और उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। लेकिन जब हम लोगों ने कॉकरोच पढ़ा था तो कॉकरोच में क्या था? कॉकरोच में आपका हीमोग्लोबिन नहीं था। जो आपका फ्रॉग का ब्लड है वहां पे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब कुछ है और साथ ही साथ प्लाज्मा भी है। इतना हो गया। अब हम लोग बात करेंगे आपके फ्रॉग के हार्ट की। कॉकरोच के पास तो बहुत लंबा चौड़ा हार्ट था, बहुत लंबा चौड़ा दिल था, है ना? दिल था, हार्ट था, उसके 13 चैम्बर्स थे। बट जो आपका फ्रॉग है उसमें 13 चैम्बर नहीं है, सिर्फ 3 चैम्बर्स है ना? तो देखो, जो हार्ट है वो एक तो आपका मस्कुलर है। हार्ट कहाँ होता है? हार्ट लोअर पार्ट में तो होता नहीं, अपर पार्ट में ही होता है बॉडी के। सिंपल सी चीज है। हार्ट एक मेम्ब्रेन से कवर होता है जिस मेम्ब्रेन का नाम है पेरिकार्डियम। ये नाम आप ह्यूमन में भी सुने हो, नाम है पेरिकार्डियम। 3 चैम्बर, 2 आर्टिया, 1 वेंट्रिकल, 2 आर्टिया, 1 वेंट्रिकल। और ये जो पोथी मैंने लिखी है आपके एनसीईआरटी में भी लिखी है, पता नहीं आपको समझ में आती है कि नहीं, एक बार मैं आपको समझाने का ट्राई करती हूँ। फिलहाल इतना याद रखो, 3 चैम्बर्स है, 2 आर्टिया, 1 वेंट्रिकल। देखो, ये है आपका हार्ट। हमेशा ऐसा ही हर्ट हो ये जरूरी नहीं है ना, तो आपका ऐसा एक्चुअल हर्ट होता नहीं है। जब आप इस तरीके का हर्ट बना सकते हो तो मैं इस तरीके का हर्ट क्यों नहीं बना सकती? सिंपल सी चीज है, आप समझो। ये आपका हार्ट है, ठीक, ये 3 चैम्बर पड़े, ये आर्टिया के 2, 1 वेंट्रिकल, खत्म। देखो, जो राइट आर्टिया, एक बात हमेशा ध्यान रखना, इतना तो यार याद कर लो, जो लेफ्ट होता है, जो आर्टरिया का जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है ये डीऑक्सीजनेटेड, सॉरी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, और जो राइट वाला पार्ट होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है। इतना समझ में आ गया? जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा, जो राइट वाला होगा, जो राइट वाला है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा। अब सुनो, जो राइट आर्टरिया होता है, जो राइट आर्टरिया, ठीक, हार्ट के जो डॉर्सल साइड है, राइट आर्टरिया के डॉर्सल साइड पे साइनस वेनोसस प्रेजेंट होता है। क्या होता है? साइनस वेनोसस प्रेजेंट होता है। यहीं से ब्लड फ्लो होकर के आपके कहां पे आता है? राइट आर्टरिया के अंदर आता है। इसी तरीके से जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल के वेंट्रल साइड पे क्या प्रेजेंट होता है? कोनस आर्टेरियोसिस प्रेजेंट होता है। और क्या वो क्या करता है? वहीं से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है टिश्यू के अंदर। कुछ मत याद रखो, 2 चीजें याद रखो। जो राइट आर्टरी है वहां पे क्या प्रेजेंट है? साइनस वेनोसिस। और जो वेंट्रिकल है वहां पे क्या प्रेजेंट है? कोनस आर्टेरियोसिस। 2 चीजें याद रखो, क्या क्या? साइनस वेनोसिस, कोनस आर्टेरियोसिस। इतना याद हो गया? अब देखो, सब भूल जाओ। देखो, डॉर्सल साइड पे है साइनस वेनोसिस, मैडम याद ही नहीं हुआ, 1 मिनट रुको। वेंट्रल साइड पे है कोनस आर्टेरियोसिस, ठीक है। डॉर्सल साइड पे साइनस वेनोसस, वेंट्रल साइड पे कोनस आर्टेरियोसस। वेंट्रल साइड किसकी? वेंट्रल साइड वेंट्रिकल की। वी से वेंट्रल, वी से वेंट्रिकल। क्या प्रेजेंट है? कोनस आर्टेरियोसस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? कोनस आर्टेरियोसस प्रेजेंट है। उसी तरीके से जो राइट आर्टरिया है इसके डॉर्सल साइड पे क्या प्रेजेंट है? साइनस वेनोसस प्रेजेंट है। साइनस वेनोसस प्रेजेंट है। और साइनस वेनोसस कैसा होता है? ट्रायंगुलर होता है, राइट आर्टरिया से कनेक्ट होता है। क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा से जाता है साइनस वेनोसस से, फिर जाता है आपका राइट आर्टरिया में।
पहले जाएगा साइनस वेनोसस में, उसके बाद जाएगा राइट एट्रिया में। उसी तरीके से वेंट्रल साइड में क्या होता है, वेंट्रिकल से ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब प्योर ब्लड कहाँ जाता है, कोनस आर्टेरियोसस में जाता है, फिर वहां से जाता है बॉडी में या टिश्यू के पास जाता है। समझ में आ गया? मतलब बिना इसके ब्लड राइट एट्रिया में नहीं जाएगा, इससे थ्रू राइट एट्रिया में ब्लड जा रहा है। कैसा, राइट में कैसा ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। और वेंट्रिकल में एक बात और ध्यान रखना, कोनस आर्टेरियोसिस, यहाँ से क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है बॉडी में। और कोनस आर्टेरियोसिस किस साइड है, वेंट्रल साइड में है वेंट्रिकल के, ठीक है, वेंट्रल साइड में है वेंट्रिकल के। देखो क्या होता है फ्रॉग में, ये रहा फ्रॉग का दिल, ये रहे उसके 3 चैम्बर, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, वेंट्रिकल। वेंट्रिकल में मिक्स्ड ब्लड होगा। अब देखो क्या होता है, लंग्स में जब इम्प्योर ब्लड जाता है तो लंग्स क्या करता है, ब्लड को ऑक्सीजनेट करके भेजता है लेफ्ट आर्टरिया में, और लेफ्ट आर्टरिया से ब्लड वेंट्रिकल में आता है, वेंट्रिकल से जाता है कोनस आर्टेरियोसस में, और वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है टिश्यू में। अब टिश्यू में क्या होता है, टिश्यू में जो CO2 था, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड थी, जो इम्प्योरिटी थी, वो सब जाती है, यहाँ से भागना चाहिए, वो सब जाती है कहाँ पे, राइट एट्रिया में। क्या डायरेक्टली पहुंच गई, नहीं, क्यों, क्योंकि राइट एट्रिया के डोर्सल साइड पे क्या प्रेजेंट था, साइनस वेनोसस प्रेजेंट था। तो पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा साइनस वेनोसस में, उसके बाद जाएगा राइट एट्रिया में। सिर्फ सर्कुलेशन है जो आप थोड़ा नाटक करेगा, जस्ट बिकॉज, क्योंकि इसमें ये जो 2 नाम है ना, ये आपको क्यों कंफ्यूज करते हैं पता नहीं, एक बार पढ़ लो यार, एक बार पढ़ लो, आपको याद हो जाएगा। साइनस वेनोसस डोर्सल साइड में है राइट एट्रिया के, कोनस आर्टेरियोसस किधर है, वेंट्रिकल के वेंट्रल साइड में है, कौन, कोनस आर्टेरियोसस। तो क्या हुआ, टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल गया, कहां चला गया साइनस वेनोसस के थ्रू राइट एट्रिया में चला गया, राइट एट्रिया से वेंट्रिकल में चला गया, वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया लंग्स में। क्यों, क्योंकि लंग्स ही तो है जो ब्लड को ऑक्सीजनेट कर रहा है, ब्लड को साफ कर रहा है, प्योर कर रहा है। तो ये चीज वापस से इस तरीके से चलती रहेगी। समझ में आ गया? टर्म ध्यान रखना कि साइनस वेनोसस राइट एट्रिया में प्रेजेंट है डोर्सल साइड पे, कोनस आर्टेरियोसस वेंट्रिकल पे प्रेजेंट है वेंट्रल साइड में। ये था आपका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। इसके बाद देखो, उसके साथ साथ वेस्कुलर सिस्टम के साथ साथ पोर्टल सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। पोर्टल सिस्टम क्या होता है, कुछ स्पेशल टाइप का वीनस सिस्टम प्रेजेंट होता है। मतलब इसमें क्या होती है कि जो वेन्स होती है वो अलग अलग बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करेगी और हार्ट में भेजेगी ब्लड को, है ना। कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो डायरेक्टली काम नहीं करना चाहते, आपके जैसे कामचोर होते हैं, तो वो अपना काम किसी और की हेल्प से करवाते हैं। जैसे 2 टाइप का पोर्टल सिस्टम है किसमें, फ्रॉग में, एक है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, एक है रीनल पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक ध्यान रखिएगा, हिपैटिक बोला जाता है लिवर को। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम किसके बीच में, लिवर और इंटेस्टाइन के बीच में। इंटेस्टाइन बोला भैया अगर जा रहे हो तुम अपना ब्लड प्योर कराने, ठीक है, हार्ट के पास जा रहे हो अपना ब्लड लेकर के, तो तुम ऐसा करो मेरा भी लेते चलो। तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बना बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन। रीनल बोला जाता है किडनी को। रीनल पोर्टल सिस्टम किसके बीच बना, किडनी और लोअर बॉडी पार्ट्स के बीच में। इसको अगर आपको ध्यान करना है, वैसे याद करने लायक कोई चीज, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बना लिवर एंड इंटेस्टाइन के बीच में, रीनल पोर्टल सिस्टम बना किसके बीच में, किडनी और लोअर बॉडी पार्ट्स हैं उनके बीच में। इतना था आपका क्या था, सर्कुलेशन। इसके बाद आता है आपका एक्सक्रीशन। समझ आ रहा है? इसके बाद आता है एक्सक्रीशन। कॉकरोच यूरिकोटैलिक था, फ्रॉग आपका यूरियोटैलिक है। फ्रॉग क्या है, फ्रॉग आपका यूरियोटैलिक है। क्या एक्सक्रीट करेगा, यूरिया सॉरी, यूरिया एक्सक्रीट करेगा, इसीलिए ज्यादा हंसना नहीं चाहिए। यूरिया एक्सक्रीट करेगा, इसलिए फ्रॉग है आपका यूरियोटैलिक। अब देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या है, किडनी है एक जोड़ीदार, किडनी हमेशा बोलती है मैं जोड़े में रहूंगी, किडनी है 1 पेयर, यूरेटर्स है, क्लोएका है, यूरिनरी ब्लैडर है। यूरेटर कितना होगा भैया, यूरेटर भी 2 ही होगा, क्लोएका तो 1 ही होगा ना, क्लोएका 1 है, यूरिनरी ब्लैडर भी 1 है, यूरेटर आपका 2 है, किडनी भी आपका 2 है। अब देखो किडनी कैसी है भैया, किडनी की कलर जैसे ह्यूमन में होती है, बीन शेप्ड है, डार्क रेड कलर की। लोकेशन क्या है, पोस्टीरियरली इन बॉडी कैविटी में, बॉडी कैविटी में पीछे के साइड है, और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में है, ठीक है। दोनों साइड किडनी है, बीच में वर्टिब्रल कॉलम। मैं क्या कहने जा रही थी कि दोनों साइड वर्टिब्रल कॉलम है, बीच में किडनी है, बट दोनों साइड किडनी है, बीच में वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है ना, बिटवीन बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। यूनिट क्या होता है, नेफ्रॉन या यूनिफेरस टिब्यूल, जैसा कि आपकी बॉडी में होता है। इसके बाद 2 यूरेटर्स होते हैं, 2 यूरेटर्स, जैसे मान लो ये आपका किडनी है, ठीक है, ये आपकी किडनी है, यहाँ से 2, जैसे आपने ह्यूमन में यहाँ से 2 यूरेटर्स निकल रहे हैं, ठीक। ह्यूमन में तो इसी तरह ये आपका हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर, और ये होगा आपका क्लोएका, ठीक है। ये आपका ऐसा है, मैं आपको इसके बता दी। तो 2 यूरेटर्स हैं,
किडनी से इमर्ज हो रहे हैं। अब देखो यहाँ पे खेल होगा मजेदार, जो फीमेल है, ठीक है, फीमेल क्या बोली, मेरा जो यूरेटर है वो यूरेटर ही उसको रहने दो, है ना, मेरे को उससे कोई और काम नहीं कराना। लेकिन जो मेल है वो निकला स्वार्थी, वो क्या बोला, मेरे पास कोई और फीचर नहीं है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक अपना यूरेटर ही है, यूरेटर ही है। तो क्या होगा, यूरेटर क्या करेगा, यूरेटर एक्ट करता है यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट डक्ट के जैसा। मतलब एक तो वो यूरिन भी लेके जा रहा है और साथ ही साथ उसको स्पर्म भी लेके जाना पड़ रहा है। मतलब जो आपका मेल फ्रॉग है, जैसे फीमेल है, फीमेल में आपका यूरेटर भी है, ओविडक्ट भी है, लेकिन जो मेल फ्रॉग होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास यूरेटर ही है, कोई और डक्ट नहीं होती जो कि स्पर्म को लेके जाए। इसलिए जो मेल फ्रॉग है उसमें जो यूरेटर है वो एक्ट करता है यूरिनोजेनाइटल डक्ट के तरीके से। मतलब जो आपका यूरेटर है वही आपका यूरिन लेके जा रहा है, वही आपका स्पर्म लेके जा रहा है। ये देख लो, ये देखो, ये रहा किडनी, ये किडनी है, ठीक, रेड कलर की है, ये किडनी है, ये फीमेल की किडनी है। आपको एक ही तो डक्ट दिख रही है, एक ही तो डक्ट, ये आपका मेल फ्रॉग है, ये फीमेल फ्रॉग है। ये जो आपको एक डक्ट दिख रही है ना, यही यूरिनोजेनाइटल डक्ट है, यही आपको यूरिन और स्पर्म लेके जाएगी। किसमें लेके जाएगी भैया, लेके जाएगी मेल में। डायग्राम समझ जाना, एक डक्ट दिख रही है मतलब क्या है, एक डक्ट दिख रही है मतलब मेल फ्रॉग है, ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट है, क्या ले जाए, यूरिन स्पर्म दोनों लेके जाएगा। बट वहीं पे जब फीमेल की बात करी जाए, ये देखो आपको दो डक्ट दिख रही है ना, एक डक्ट एक डक्ट, ये जो किडनी से निकल रही है ये होगी आपकी यूरेटर, बट ये जो किडनी के बगल में निकल रही है ये है आपकी, क्या है, आपकी ओविडक्ट है। ये देखो ओविडक्ट है, ठीक, जो किडनी से निकल रही है आपकी यूरेटर और जो बगल वाली ये आपकी ओविडक्ट है। मतलब क्या है कि जो फीमेल है, फीमेल में तो जो ओवा है, ओवा ओविडक्ट से आ जाएगा, करेक्ट, और यूरिन है वो आपका यूरेटर से चला जाएगा। बट जो मेल होता है उसके पास कोई ऐसा फीचर है ही नहीं, उसके पास सिंगल चीज है, क्या है, यूरेटर है। तो यूरेटर को ही यूरिनोजेनाइटल डक्ट के जैसा काम करना पड़ता है और वहीं से उसका यूरिन जाएगा, वहीं से उसका स्पर्म जाएगा। बेचारा बहुत बेचारा है वो, ठीक है। तो मेल फ्रॉग में क्या होता है, यूरेटर एक्ट करता है यूरिनोजेनाइटल डक्ट के जैसा। ध्यान रखिएगा, देखो जब भी कोई ऐसा चीज आ रहा है जो थोड़ा अतरंग है, मैं वहां पे ज्यादा आपको फोकस भी कर रही हूँ और ज्यादा बार बता भी रही हूँ, ठीक है, मैं पागल नहीं हूँ। दैट मीन्स कि आपको उस चीज पे ध्यान देना है कि जो मेल फ्रॉग होता है उसमें यूरेटर कैसा काम करता है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट के जैसा। दैट मीन्स कि वहां से यूरिन भी पास होगा और स्पर्म भी पास होगा, वो यूरिन को भी कैरी करेगा और स्पर्म को भी कैरी करेगा। बट जो यूरेटर है फीमेल फ्रॉग का, वो सिर्फ और सिर्फ यूरिन कैरी करता है, बिकॉज क्योंकि वहां पे जो ओविडक्ट होती है वो ओवा को लेके जाती है ना, वहां पे एक अलग से ओविडक्ट है, जो कि मेल में ऐसा कोई और फंक्शन नहीं होता, कोई और स्ट्रक्चर नहीं होता है जो कि स्पर्म को लेके जाए, वहां पे सिर्फ यूरेटर होता है। फिर आता है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर कैसा है, थिन वॉल्ड है, रेक्टम के वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है और क्लोएका में ओपन होता है। सिंपल सी बात है, खत्म है। ये रहा ना आपका यूरिनरी ब्लैडर, सॉरी ये नहीं है, ये है, ये तो रेक्टम है। ये रहा यूरिनरी ब्लैडर, रेक्टम में ओपन हो रहा है, ये रहा क्लोएका, ये रहा क्लोएका एपरेटस, यहीं से आपका सब कुछ बाहर निकल जाएगा। खाया पिया निकाल दिया, निकल गया, है ना। सेम चीज यहाँ पे है, ये है यूरिनरी ब्लैडर, ये है रेक्टम, इसमें नहीं लिखा है लेकिन यही रेक्टम है, ये रेक्टम है ना। ये आपको स्वीट पोटैटो के जैसा नहीं दिख रहा, खैर छोड़ो। ये आपका रेक्टम है, ये क्लोएका एपरेटस है, यही से सब कुछ बाहर निकल जाएगा, है ना। आपका एक्सक्रीशन खत्म हो गया। क्या था एक्सक्रीशन में, एक बार रिवाइज कर लो। कलर कैसा है किडनी का, एक्सक्रीशन में चार चीजें, किडनी, यूरेटर, क्लोएका और यूरिनरी ब्लैडर। क्लोएका, यूरिनरी ब्लैडर एक एक, यूरेटर दो आएगा, किडनी दो आएगी। किडनी कैसी है, किडनी का कलर डार्क रेड है, बीन शेप्ड है, खत्म। लोकेशन कैसा है, नीचे है बॉडी कैविटी को और वर्टिब्रल कॉलम के किनारे किनारे, वर्टिब्रल कॉलम सेंटर में किनारे किनारे आपका किडनी है, ठीक है। और अगर बात यूनिट क्या है, नेफ्रॉन। अगर बात करें यूरेटर की, तो जो फीमेल है, फीमेल में यूरेटर की तरह काम करेगा, सिर्फ यूरिन को कैरी करता है। बट जो मेल है, मेल में जो यूरेटर है वो यूरिनोजेनाइटल डक्ट के जैसा काम करता है। दैट मीन्स एक तो वो आपका यूरिन भी कैरी करेगा, साथ ही साथ वो आपका स्पर्म भी कैरी कर रहा होगा, क्योंकि मेल फ्रॉग में स्पर्म को ले जाने के लिए कोई अलग से कोई डक्ट नहीं होती, इसलिए यूरेटर को ही बेचारे को सारा काम करना पड़ता है। जब यूरिनरी ब्लैडर है, सिंगल है, थिन वॉल्ड है, रेक्टम के वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट और कहां पे ओपन होती है, क्लोएका में ओपन हो जाती है, खत्म। अगर बात करें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, जैसे आपका है ना न्यूरल कंट्रोल अलग चैप्टर है, केमिकल कोऑर्डिनेशन अलग चैप्टर है ना। आपको लगता है एक आप ही हो जो बहुत अच्छे तरीके से वेल डेवलप्ड हो, नहीं, फ्रॉग भी है, फ्रॉग के अंदर भी न्यूरल सिस्टम है, इंडोक्राइन सिस्टम फ्रॉग के अंदर भी होता है। इंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है, हार्मोन सिक्रीट करता है, और जो जो चीजें आपके अंदर है सब कुछ फ्रॉग के अंदर है। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड है, थाइमस है, थायराइड, पैराथायराइड, पीनियल, एड्रीनल, गोनेट, पैंक्रियाटिक आइसलेट, हर एक चीज है आपके फ्रॉग के पास, है ना। ऐसा कुछ नहीं है जो आप में है उसमें नहीं है। पिट्यूटरी, थाइमस, पैराथायराइड, थायराइड, पीनियल बॉडी, एड्रीनल, गोनेट्स, पैंक्रियाटिक आइसलेट्स, सब कुछ है आपका फ्रॉग में। ये है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरल सिस्टम की बात करिए तो न्यूरल सिस्टम में 3 पार्ट्स पढ़ने को आता है, सीएनएस, पीएनएस, एनएस। क्या क्या है, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम,
PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ANS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। CNS, PNS, ANS। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंटर में क्या क्या है, लोग क्या कहते हैं, बुद्धि आपकी, है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंटर में क्या क्या है, आपका ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। तो CNS में क्या क्या है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें क्या होगा, नर्व निकलेगी। CNS में कौन सा पार्ट है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक। तो ये जो ब्रेन है, ब्रेन से जो नर्व निकलेगी वो है, उसको कहते हैं क्रेनियल नर्व, और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकलती है स्पाइनल नर्व। खत्म। स्पाइनल नर्व, क्रेनियल नर्व, कितनी, 10-10 पेयर, सिंपल। क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व। ANS में क्या क्या होता है, ANS सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, जैसा आप में है वैसा, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। इतना समझ में आएगा। अब एक एक करके दोनों को पढ़ेंगे। देखो, यह होता है आपका ब्रेन, ब्रेन कवर होता है जिसको कहते हैं क्रेनियम। आपके खोपड़े से आपका ब्रेन यहाँ पे तो लटक नहीं रहा है ना, तो ब्रेन आपके अंदर अंदर है ना, तो ये ब्रेन जिससे कवर्ड होता है उसको बोलते हैं क्रेनियम। क्रेनियम बोनी स्ट्रक्चर होता है, इसी के अंदर आपका ब्रेन प्रेजेंट होता है। जैसे अखरोट होता है, अखरोट के अंदर जो हम लोग पार्ट खाते हैं वो मान लो आपका ब्रेन है, उसके ऊपर जैसे वो कवर्ड है ना, इससे तो ये होता है आपका क्रेनियम। उसी तरीके से स्पाइनल कॉर्ड सेंटर में होता है, जैसे पेन होती है ना, थोड़ा दूर रखा, छोड़ो, मान लो ये है, ये आपका वर्टिबल कॉलम है, इसके अंदर में आपकी स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है, ठीक है, इनक्लोज्ड इन वर्टिबल कॉलम। हो गया। क्रेनियल नर्व 10 पेयर, स्पाइनल नर्व भी 10 पेयर, है ना। CNS, PNS, ANS। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ANS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। CNS में क्या है, सेंट्रल में क्या क्या प्रेजेंट है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन को कौन कवर कर रहा है, क्रेनियम। स्पाइनल कॉर्ड को कौन कर रहा है, वर्टिबल कॉलम। और PNS के कौन से दो पार्ट, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व कहां से निकलती है, क्रेनियल नर्व ब्रेन से, स्पाइनल नर्व ब्रेन से, ठीक है। ANS में क्या पार्ट है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। अब एक बार बात कर लेंगे हम लोग ब्रेन की, है ना। तो जो ब्रेन है, आपका ब्रेन जैसे वैसा ब्रेन। ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ऑल्फैक्टरी लोब, सेंट्रल हेमिस्फीयर और डाइनसेफेलॉन। ऑल्फैक्टरी लोब, सेंट्रल हेमिस्फीयर एंड डाइनसेफेलॉन, है ना। देखो, ये आपका है, इतना पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट, इतना पार्ट है आपका, रुको, इतना पार्ट है आपका फोर ब्रेन। देखो, ऑल्फैक्टरी लोब कितना, ये एक्चुअली आपको एक लग रहा है, लेकिन ये एक नहीं होता, कुछ इस तरीके से होता है ये, है ना। ये है आपका ऑल्फैक्टरी लोब, इसके नीचे ये है आपका सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। फिर यहाँ पे ये जो सिंगल दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ना, ये आपका डाइनसेफेलॉन है। डाइनसेफेलॉन आपका एक होता है, देखो इस तरीके से, ये आपका सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर ऑल्फैक्टरी लोब है 2। सेरिब्रल हेमिस्फीयर, नंबर ध्यान रखिएगा, सेरिब्रल हेमिस्फीयर कितने हैं, 2। ऑल्फैक्टरी लोब कितने हैं, 2। डाइनसेफेलॉन आपका सिंगल है। मिड ब्रेन में क्या आता है, ऑप्टिक लोब। ये ना ऑप्टिक लोब कितना दिख रहा है, नंबर में 2 दिख रहा है, तो मिड ब्रेन में क्या है, ऑप्टिक लोब। ये देखो, ये है आपका ऑप्टिक लोब। हाइंड ब्रेन में क्या है, सेरिबेलम आएगा, ध्यान रखिएगा, ये आपका सेरिब्रल था, ये है आपका सेरिबेलम, ये आपका सेरिबेलम और मेडुला ओब्लंगाटा, ये है आपका सेरिबेलम। ये देखो, ये रहा आपका सेरिबेलम और ये है आपका मेडुला ओब्लंगाटा, ये रहा आपका सेरिबेलम और ये रहा आपका मेडुला ओब्लंगाटा। अब देखो, मेडुला ओब्लंगाटा कहां से पास करती है, पास करेंगी तो फोरामेन मैग्नम, फोरामेन मैग्नम और स्पाइनल कॉर्ड में जाकर के मिल जाती हैं। अब बात आएगी कि फोरामेन मैग्नम क्या है। तो एक बात समझो, जैसे मान लो ये हालांकि आपका ह्यूमन ब्रेन है, इसी तरीके से आपका मेंढक का भी होगा। देखो, ये आपका है, ये वाला चीज जो हल्का डॉटेड आपको दिख रहा है, ये है आपका फोरामेन मैग्नम। देखो, ये वाला पोर्शन मेडुला दिख रहा है, ये आपका मेडुला है, मेडुला ओब्लंगाटा, ये रहा आपका, और ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ये दिख रहा है ना, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये जा कहां से रहा है, ये मेडुला ओब्लंगाटा कहां से पास कर रहा है, कहां से पास कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड के पास कहां से जा रहा है, यहीं से तो जा रहा है। ये जो डॉटेड लाइन, यही डॉटेड लाइन, इसी को फोरामेन, एक्चुअली वो डॉटेड लाइन क्या है, वो एक होल होता है, एक होल होता है, जैसे मान लो ये है, ठीक है, ये एक होल जैसा होता है, ये आपका फोरामेन मैग्नम है, इसी के अंदर जो मेडुला ओब्लंगाटा है वो इसी के अंदर से जाती है और स्पाइनल कॉर्ड से जाकर के मिल जाती है। ये मेडुला ओब्लंगाटा गई, स्पाइनल कॉर्ड से मिल गई, ये आपका क्या है, ये होल होता है आपके यहाँ गले में, और उसी को बोला जाता है फोरामेन मैग्नम। एक रास्ते जैसा होता है, वहीं से आपकी क्या निकलती है, मेडुला ओब्लंगाटा, वहीं से निकल के स्पाइनल कॉर्ड से जाकर के मिलती है। इतना समझ में आ गया, यही चीज था। तो ब्रेन के 3 पार्ट्स कौन कौन से, भैया फटाफट से बोल दो, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या क्या, फोर ब्रेन में पहला ऑल्फैक्टरी लोब, कितने, 2। दूसरा सेरिब्रल हेमिस्फीयर, कितने, 2। तीसरा क्या है, डाइनसेफेलॉन, डाइनसेफेलॉन कितना है, सिंगल। देखो, ऑल्फैक्टरी लोब 2, सेरिब्रल हेमिस्फीयर 2, डाइनसेफेलॉन कितने, 1। दूसरा आएगा मिड ब्रेन, मिड ब्रेन में क्या है, ऑप्टिक लोब, ये देखो 2 ऑप्टिक लोब।
फिर आएगा आपका हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में कौन सी चीजें हैं? 2 हैं। कौन कौन सी? एक तो है आपका सेरिबेलम। सेरिबेलम कितना है? सिंगल है। मेडुला ऑब्लिंगाटा भी आपका सिंगल है। मेडुला ऑब्लिंगाटा भी सिंगल है। कहां से पास हो रहा है? फोरामेन मैग्नम से पास हो रहा है। कंटिन्यू कहां तक जाता है? स्पाइनल कॉर्ड में। इतना समझ में आया कि स्पाइनल कॉर्ड में चला जाता है मेडुला ऑब्लिंगाटा। कहां से गया? फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम। कितना सुंदर ब्रेन का मैं डायग्राम लेके आई आपको एक चीज समझाने के लिए। आई होप आपको समझ में आता होगा। खैर, सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन, टच पता चलता है उनको, सेंसरी पैपिली है टच के लिए। टेस्ट के लिए टेस्ट बड है। स्मेल के लिए नाजल एपिथेलियम है। सुनने के लिए भैया उनके पास एक्सटर्नल ईयर्स नहीं है। एक्सटर्नल ईयर्स की जगह उनके पास इंटरनल ईयर होता है, और एक्सटर्नल ईयर की जगह टिम्पैनम प्रेजेंट होता है। टिम्पैनम प्रेजेंट होगा और इंटरनल ईयर प्रेजेंट होता है। विजन के लिए आईज होगी। आई कैसी है? सिंपल आई है, मतलब एक आदमी का एक ही फोटो बना के देगा। वो कॉकरोच के जैसा नहीं है कि एक का 2000 बना के देगा, है ना। तो क्या होगा? विजन सिंपल आई है। टच के लिए सेंसरी, टेस्ट के लिए टेस्ट बड, स्मेल के लिए नाजल एपिथेलियम, हियरिंग के लिए टिम्पैनम, इंटरनल ईयर है। एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है कंप्लीटली। ये जो तीनों चीजें हैं ये तो सेलुलर एग्रीगेशन होती है, मतलब सेल्स से मिलकर के बनी होती है। कौन कौन सी? सेंसरी पैपिली, टेस्ट बड एंड नाजल एपिथेलियम। बट ये जो आई है और जो इंटरनल ईयर है ये कैसा होता है? ये वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। इंटरनल ईयर और जो आंख है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है, वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है, ध्यान रखिएगा, वेल ऑर्गेनाइज्ड है। फिर आएगा आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक क्या है? रिप्रोडक्शन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, और ये चैप्टर खत्म है। और आपका 1 घंटे में आपका पूरा कंप्लीट हो जाने वाला, मतलब टोटल 1 घंटा, ये नहीं कि आगे 1 घंटा, अब तो बस 10 मिनट का टॉपिक बचा है। रिप्रोडक्शन बहुत आसान है। रिप्रोडक्शन क्या है? मेल फीमेल फ्रॉग दोनों अलग अलग हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करी जाए तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस होगा। टेस्टिस कैसा होता है? टेस्टिस 1 पेयर है। कैसा है? येलो कलर का है, ओवल है और 1 पेयर है। कहां पे प्रेजेंट है? प्रेजेंट है किडनी के अपर पार्ट में प्रेजेंट है, और किस बीच में एक लेयर प्रेजेंट होती है, डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उसी को बोला जाता है पेरिटोनियम। मीजो ऑल्चिम। एक मिनट रुकना, एक बार ये चेक कर लेना मीजो ऑल्चिम है या कुछ और है ना। एक मिनट, मेरे पास बुक है। हाँ, मीजो ऑल्चिम ही है। कहा था कि किडनी के अपर पार्ट में प्रेजेंट है, ठीक है, और किससे अटैच है? बाय डबल मेम्ब्रेन पेरिटोनियम, जिसको मीजो ऑल्चिम कहा जा रहा है। ये देखो, ये रहा आपका टेस्टिस, ठीक है, ये रहा आपका टेस्टिस और ये रही आपकी किडनी। ये मेल की बात हो रही है ना, ये मेल फ्रॉग की बात हो रही है, आपकी किडनी। तो इस टेस्टिस और किडनी के बीच में इस टेस्टिस और किडनी के बीच में यहाँ पे एक डबल मेम्ब्रेन पेरिटोनियम प्रेजेंट होती है। डबल मेम्ब्रेन पेरिटोनियम प्रेजेंट होती है, जिसको मीजो ऑल्चिम बोला जाता है। उसी को मीजो ऑल्चिम बोला जा रहा है, मीजो ऑल्चिम, ठीक है ना। ये है ना इस तरीके से प्रेजेंट है। मान लो ये आपका टेस्टिस है, ठीक है, और ये आपका किडनी है, ये बीच में प्रेजेंट है। ठीक, इन दोनों के बीच में एक मान लो ये है, ठीक है, हालांकि एक लेयर प्रेजेंट होती है। मान लो ये एक इसके बीच में प्रेजेंट है, तो ये जो व्हाइट मेरा पेंसिल है ना, यही पेरिटोनियम है, ठीक है, यही डबल मेम्ब्रेन पेरिटोनियम है, जिसको मीजो ऑल्चिम बोला जा रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो टेस्टिस कैसी है? टेस्टिस एक तो 1 पेयर है, येलो कलर की, ओवल है, और किडनी के अपर पार्ट में उससे किडनी के ऊपर ही प्रेजेंट है, किडनी के ऊपर प्रेजेंट है बाय पेरिटोनियम या मीजो ऑल्चिम कहते हैं। पेरिटोनियम कैसी है? डबल मेम्ब्रेन है। अब देखो फ्लो क्या होता है, रास्ता क्या होता है? स्पर्म कहां बना? स्पर्म बन गया टेस्टिस में। टेस्टिस से देखो, ये रहा टेस्टिस, ये रहा किडनी। देखो क्या होता है, ये रहा टेस्टिस, ये रहा, बहुत मस्त तरीके से बताने वाली, ये रहा टेस्टिस, ये रहा किडनी। यहां बन गया आपका स्पर्म, यहां पे स्पर्म बन गया। अब क्या होगा? स्पर्म गया, यहाँ पे कई सारी ट्यूब्स होती हैं जिसको वासा एफरेंसिया बोले। देखो मैंने नंबरिंग भी दे रखी है ना, मेरे को अभी ध्यान आया मैं कितनी अच्छी हूँ, मैंने नंबरिंग भी दे रखी है। तो टेस्टिस क्या, टेस्टिस यहाँ पे बन गया, यहां से टेस्ट गया, सॉरी स्पर्म यहाँ पे बन गया टेस्टिस में, यहां से स्पर्म कहाँ गया? यहां से स्पर्म गया वासा एफरेंसिया में, चला गया वासा एफरेंसिया में। अब वासा एफरेंसिया में जाने के बाद क्या जाएगा? किडनी में। किडनी में कहां पे? ये जो कैनाल दिख रही है ना आपको, इसमें नहीं है, ये जो कैनाल दिख रही है ना, ये है, इसी को बोलते हैं बिडर्स कैनाल, इसी को बोलते हैं बिडर्स कैनाल, जो कि कहां प्रेजेंट है? किडनी में। और इसमें क्या जाता है? स्पर्म जाता है। तो स्पर्म कहां गया? स्पर्म पहले गया टेस्टिस में, टेस्टिस से गया वासा एफरेंसिया में। वासा एफरेंसिया का नंबर कितना है? 10 से 12। वासा एफरेंसिया से स्पर्म कहां गया? बिडर्स कैनाल, किडनी की बिडर्स कैनाल में स्पर्म जाता है। ठीक है, अब आपका यहां पे पहुंच गया आपका स्पर्म। अब यहां से कहां जाएगा? यहां से गया यूरेटर में, यूरेटर मतलब यूरिनोजेनाइटल डक्ट में, यूरिनोजेनाइटल डक्ट से रेक्टम, रेक्टम से क्लोएका से बाहर चला जाएगा।
आप समझ में आ गया कि क्लोएका से कैसे आपका यूरिन के साथ साथ स्पर्म पास हो रहा है, इसीलिए क्योंकि वहां पे कोई और डक्ट है ही नहीं जो कि स्पर्म को लेके जाए, वहां पे सिर्फ क्लोएका होता है जो कि यूरिन को भी पास कराएगा, फीकल मैटर को भी पास कराएगा, साथ ही साथ स्पर्म को भी पास कराएगा, और कोई और डक्ट नहीं है, इसलिए यूरेटर ही आपके स्पर्म को लेके जा रही है। एक बार वापस से देख लो, यहाँ पे आपका स्पर्म बन गया, ठीक, स्पर्म टेस्टिस से गया वसा इफ्रेंसिया में, स्पर्म गया वसा इफ्रेंसिया में, वसा इफ्रेंसिया से कहां गया, किडनी में, किडनी में कहां पे भैया, बिडर्स कैनाल में जाता है, बिडर्स कैनाल से गया यूरिनोजेनाइटल डक्ट में, यूरिनोजेनाइटल डक्ट से कहां गया, यहां से जाएगा क्लोएका में, क्लोएका से चला जाएगा बाहर। यही चीज यहाँ पे लिखी गई। स्पर्म बना टेस्टिस में, टेस्टिस से गया वसा इफ्रेंसिया में, नंबर ध्यान रखिएगा कि 10 से 12, वसा इफ्रेंसिया से गया बिडर्स कैनाल में, बिडर्स कैनाल से यूरिनोजेनाइटल डक्ट में, वहां से क्लोएका, क्लोएका से बाहर। एक बार डायग्राम देख लो, एक डायग्राम अपने मन में बसा लो, आपको याद हो जाएगा। फटाफट से मेरे साइड देखो, स्पर्म बना टेस्टिस में, टेस्टिस से कहां गया, टेस्टिस किससे अटैच थी, किडनी से, टेस्टिस से कहां गया, वो ट्यूब्स थी ना वसा इफ्रेंसिया, वसा इफ्रेंसिया से कहां जाएगा, बिडर्स कैनाल, ध्यान रखिएगा बिडर्स कैनाल से सवाल आ सकता है, बिडर्स कैनाल में जाएगा, बिडर्स कैनाल से एक ही तो डक्ट थी, कौन सी, यूरिनोजेनाइटल डक्ट, वहां से जाएगा क्लोएका, क्लोएका से बाहर चला जाएगा। सिंपल सा था इसका रिप्रोडक्शन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद आएगा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसमें क्या होगा देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी है, वन पेयर, किडनी के साथ फंक्शनल कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अपना खुद का ओविडक्ट है। कह रहा है मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, फीमेल के पास ओविडक्ट प्रेजेंट होता है, इसलिए फीमेल का कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता किडनी के साथ। वन पेयर ओवरी, वन पेयर ओवरी, वन पेयर ओविडक्ट, वन पेयर ओवरी, वन पेयर ओविडक्ट, खत्म। वन पेयर ओवरी, वन पेयर ओविडक्ट। क्या होगा देखो, यहाँ पे ओवरी में ओवा बन गए, ओवरी में ओवा बन गए, अब क्या होगा, ओवरी जाएंगे ओवा, सॉरी ओवा ओवरी से जाएंगे ओविडक्ट में, ओविडक्ट से जाएंगे बाहर, उन्हें यूरेटर में जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ओविडक्ट लेके जा रहा है भाई, ओविडक्ट आपके ओवा को लेके जा रहा है, ठीक है, ओविडक्ट आपके ओवा को लेके जा रहा है। स्पर्म में यूरेटर की जरूरत थी, स्पर्म में यूरिनोजेनाइटल डक्ट की जरूरत थी, कहां गया स्पर्म, स्पर्म गया टेस्टिस में, स्पर्म बना कहां गया, वसा इफ्रेंसिया में, वसा इफ्रेंसिया से बिडर्स कैनाल, बिडर्स कैनाल से यूरिनोजेनाइटल डक्ट, वहां से क्लोएका से बाहर चला जाता है। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे फीमेल फ्रॉग की, वहां पे क्या होगा, सिंपल सी चीज है, ओवरी के अंदर आपका ओवा बन गया, ओवरी से ओवा निकलेगा कहां जाएगा, ओविडक्ट में, ओविडक्ट से ओवा चला गया क्लोएका से बाहर चला गया, बाहर की दुनिया में। ये होता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आएगा आपका, इतना आपका समझ में आ गया आपका, देखो अब क्या होता है एक मैच्योर जो फीमेल फ्रॉग होती है, जो मैच्योर फीमेल फ्रॉग होती है, वो एटलीस्ट कम से कम वो कितना एग ले कर सकती है, 2500 से 3000 ओवा वो एक बार में निकाल सकती है। कितना, 2500 से 3000 ओवा वो ले कर सकती है, कितनी बार में, एक बार में, ठीक है। ए मैच्योर फीमेल फ्रॉग कैन लिव 2500 टू 3000 ओवा एट अ टाइम। समझ में आ गया, मतलब 2500 से 3000 कितना क्या है, ओवा है। और वसा इफ्रेंसिया कितनी थी, 10 से 12 वसा इफ्रेंसिया थी। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, कहां पे होता है, वाटर में होता है। आपका जो फीमेल फ्रॉग है वो एग लेकर देता है, ठीक, ओवा निकाल देता है, उसी पे आकर के स्पर्म लग जाते हैं, ठीक है मेल फ्रॉग के थ्रू वहां पे स्पर्म आ जाएंगे, तब जाकर के वो आपका लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। तो डेवलपमेंट कैसा होगा, लार्वा बन रहा है, ठीक है, लार्वा का क्या नाम है, टैडपोल, और टैडपोल से जो एडल्ट फ्रॉग बनेगा किसके थ्रू, मेटामॉर्फोसिस के थ्रू। दैट मींस बहुत सारी स्टेजेस आ रही होंगी तब जाके आपका एडल्ट फ्रॉग बन पा रहा है। तो फर्टिलाइजेशन कैसा है, एक्सटर्नल पानी में हो रहा है। डेवलपमेंट कैसा है, लार्वा बन रहा है, लार्वे का नाम क्या, टैडपोल, मेटामॉर्फोसिस के थ्रू एक नया फ्रॉग आपका बनकर तैयार हो जाएगा, दैट मींस आपका एडल्ट फ्रॉग बन जाएगा। अगर बात करें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, तो आपका फ्रॉग क्या करता है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खा लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके क्रॉप्स में बचत होती है। दैट मींस आपकी क्रॉप खराब नहीं होने पाती, आपकी फसल अच्छी खासी हो जाती है। इसका क्या मतलब है कि जो आपका फ्रॉग है वो आपके ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल है। कॉकरोच कोई काम नहीं कर रहा था, बेकार था, कोई काम नहीं कर रहा था, बीमारी अलग से फैला रहा था। बट जो आपका फ्रॉग है, देखो एक ही चैप्टर में दोनों है, लेकिन फ्रॉग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रॉग बेनिफिशियल होता है ह्यूमन के लिए, कैसे, क्योंकि वो क्रॉप को प्रोटेक्ट कर रहा है, कैसे, इंसेक्ट को खा करके। जो उसका फीट होता है, ठीक है, वो मस्कुलर फीट होता है, मस्कुलर लेग होता है फ्रॉग का, और कुछ आदमी लोग उसको भी खाते हैं एज अ फूड। अगर आप खाते हो तो मेरे को कमेंट में बताना। जो उसका मस्कुलर, वैसे इंडिया में तो मेरे को नहीं लगता खाया जाता है, बाकी अलग कंट्री में खाया जाता होगा। मस्कुलर लेग होता है जो कि फूड के रूप में यूज किया जाता है ह्यूमंस के द्वारा। फिर आता है इंपॉर्टेंट लिंक होता है फूड चेन और फूड वेब का। यहाँ पे आपका फ्रॉग खत्म हो गया, ये थी उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, सब कुछ हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है। एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और शायद 1 घंटे का
1 घंटे का पूरा वीडियो बन गया है, तो 1 घंटे में आपका खत्म हो जाएगा। आपको उस नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहां पे आप उससे पैसे क्लिक करना है, आपका ओपन हो जाएगा मेरा टेलीग्राम अकाउंट, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएगा। कोई देखो, आप एनसीईआरटी में एज इट इज लिखा हुआ है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, बट मेरे नोट्स में आपको क्या मिलेगा, आपको इजिली फ्लो चार्ट के थ्रू आप एक बार रीड करके तो देखो, आपको समझ में आएगा, आपको मजा आएगा। बाकी अगर आपको चाहिए कि मैं उसमें कुछ चेंज करूं, आपको कुछ कमी लगती है, तो वो भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है कि मुझे बुरा लगे, मैं ऑफेंड हो जाऊंगी, है ना। तो आपको कुछ भी लगे, आपको कोई चीज है जो नहीं समझ में आ रहा है, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वो चीज एक्सप्लेन कर सकते, कोई सा भी टॉपिक, मतलब बायोलॉजी में 11 12 में कोई सा भी टॉपिक ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, जो मैं अभी नहीं पढ़ा रही हूँ, तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि यार एक बार आप मेरे को ये चीज पढ़ा दो, ठीक है, इस पे एक वीडियो बना दो, मैं आपके लिए कर दूंगी, है ना मुझे कोई इशू नहीं है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करने में ऐसा कुछ खास जाता नहीं है आपका, कर दिया करिए, दूसरों का भी भला कर दिया करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, अगर आपको समझ में आता हो तो। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप दूसरों का नुकसान क्यों करोगे। बाकी पढ़ते रहिए, टाइम नहीं बचा है ज्यादा, ठंडी आ रही है जा रही है, समझ में नहीं आ रहा है ठंडी का क्या है कि खत्म हो रही है या फिर बढ़ रही है, तो ठंडी के भरोसे मत रहिए, जनवरी तो पूरा लेके जाएगी। पढ़ाई करते रहिए, आपके टीचर्स भी मेहनत कर रहे हैं तो उनको भी तो ठंडी लगती होगी यार, उनको भी तो ठंडी लगती होगी, आपके पेरेंट्स भी जाते हैं बाहर, उनको भी तो ठंडी लगती होगी, लेकिन अपना काम करते रहिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। हम लोग का ये चैप्टर भी खत्म हो गया है, इसके बाद नेक्स्ट या तो हम लोग बायोमोलिक्यूल्स कर रहे होंगे या तो हम लोग प्लांट फिजियो या ह्यूमन फिजियो में से कोई भी एक चीज स्टार्ट करेंगे ओके, चलो ठीक है, टाटा, बाय।